नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं आयुष शुक्ला। हमारे इस खास शो 4 के चक्रव्यूह के साथ, यहां 4 के चक्रव्यूह में आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी है। तो हमारे साथ लखनऊ से रवि हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो कि रेलवे अस्पताल के डॉक्टर्स की संवेदनहीनता पर जानकारी देंगे। तो फिर वहीं हमारे साथ अलीगढ़ से महेश जादौन जुड़े हैं जो कि डीएम और सीएमएस के कथित धमकी भरे ऑडियो पर जानकारी देंगे। और इसके साथ ही गोरखपुर से सुशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि गोरखपुर में हुए डबल मर्डर के मामले में हमको जानकारी पहुंचाएंगे। तो कोरोना को लेकर के कितने ही दावे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हों, लेकिन हकीकत यहां पर कुछ और नजर आती है। दरअसल लखनऊ के आलमबाग के रेलवे अस्पताल के मरीजों ने डॉक्टर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीजों का आरोप यह है कि कोरोना मरीजों को रेलवे अस्पताल के डॉक्टर देखते तक नहीं है। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि एक मरीज पीके शर्मा की मौत इलाज न मिलने की वजह से हो चुकी है और मौत हो जाने के बावजूद भी वार्ड के अंदर डेड बॉडी पड़ी रही। गंदगी का भी यहां पर अंबार है। हालांकि इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं और रवि का ही रुख कर लेते हैं। रवि, सबसे पहले विस्तार पूर्वक बताएं दरअसल ये मामला क्या है और क्या आरोप इस पूरे अस्पताल प्रशासन के ऊपर लगाए गए हैं। देखिए, रेलवे अस्पताल का मामला है जहां पर कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग है जिनको कोरोना संक्रमित होने के बाद रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके साथ तमाम सारे और भी लोग थे जो वहां पर भर्ती थे। पीड़ित परिवार की अगर बात करें तो जो उनका बेटा है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनके पिता जो वहाँ पर कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको भर्ती कराया गया था जहाँ पर उनका इलाज हो रहा था। इलाज के दौरान लापरवाही वहाँ बरती गई है। आसपास जो दूसरे मरीज जो वहाँ मौजूद थे उनका ये कहना है कि ये बुजुर्ग थे, उनकी जब तबीयत खराब होने लगी तो लगातार वो डॉक्टरों को पुकारते रहे। डॉक्टर कहीं आसपास नजर नहीं आए। अटेंडेंट जरूर थे, वो भी वहां देखने नहीं गए। लेकिन इस तरीके से इतनी लापरवाही बरती गई कि आखिर उनकी जान चली गई। हद तब हो गई जब वहां पर जो डॉक्टर वहां पर पहुंचते हैं उनको जो मरीज को देखने का तरीका था वो इतना ही संवेदनशीलता को दर्शाता है कि वो ठोक ठोक कर उस मृतक बुजुर्ग को देख रहे थे कि उसमें जान बची है या नहीं बची थी, जिसका कि पूरा जो वीडियो है वो वहीं मौजूद एक मरीज ने बनाया है और जो साफ करता है कितनी संवेदनहीनता इन डॉक्टरों के अंदर थी कि पहले वो इलाज के लिए डॉक्टर पुकारता रहा लेकिन वहां पर कोई गया नहीं। जब उसकी मौत हो गई तो किस तरीके से उसको चेक किया जा रहा है कि उसमें जान बची है या नहीं बची है। ये जरूर है कि इसको लेकर अब लगातार इंडिया न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है और ये भी बिल्कुल रवि, ये क्योंकि सामाजिक सरोकार का विषय है, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। लेकिन इस बीच चूंकि जिस बात का जिक्र हो रहा है, जो गंभीर आरोप इस रेलवे अस्पताल के ऊपर लगाए गए हैं, मृतक के परिजन की तरफ से क्या कुछ कहा है ये भी दर्शकों को सुनवाते हैं। मैं विकास शर्मा, पुत्र पीके शर्मा, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी जो कि 18 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनको नॉर्दर्न रेलवे के इंदौर हॉस्पिटल में रखा गया। तब से उनको इलाज में इतनी लापरवाही बरती जा रही है। 25-25 बार फ़ोन करना पड़ता डॉक्टर को, तब भी नहीं जाते थे। और कल आकस्मिक अचानक शाम को ठीक तो रात में कह रहे डॉक्टर फ़ोन करके कि उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, जबकि वहाँ के लोगों ने बताया कि वो चिल्ला रहे थे डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। विकास शर्मा जो कि मृतक के बेटे हैं वो भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जरा बताएं विस्तार पूर्वक कि क्या कुछ हुआ था अस्पताल के अंदर। मेरे पिताजी थोड़ा सा हाइजीनिक है, बहुत ज़्यादा मसाले से शुरू से देखते हैं। उन्होंने कहीं अनाथ करीब बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए कहने में मैंने उनको एडमिट करा। 18 तारीख के बाद से जब से होते हैं वो दिन से लेकर के जब वो खाने के लिए बैठे रहते हैं, खाने में 1-1 घंटा आधा घंटा, मतलब वो शुगर पेशेंट थे, उनको तो खाना तो नहीं होता है, जैसे उनके दवा खाएंगे लेकिन उनको कभी खाना नहीं मिलता, टाइम से उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। मैं उनको खुद लेके जाता था ब्रेकफास्ट खाना, लेकिन उसके बावजूद वो कहते थे ठीक है चलती थी। बाकी मेडिसिन के बारे में कहें तो वो मुझे गुड़िया पकड़ा देते थे आगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं करते थे, जबकि वो अपनी तकलीफ बताते थे। मुझसे 2-3 दिन मेरे खांसी आ रही, खांसी के लिए कुछ नहीं। नेबुलाइजर के लिए बात करी, नेबुलाइजर मैंने काम करवा दो तो नेबुलाइजर की केवल वो दवा दे के चले गए, ना कि नेबुलाइज कराया।
अरे आप वो नेबुलाइजर अपने साथ नहीं थे तो गए नहीं थे। चलिए ये भी हद हो गया, नेबुलाइज 2 दिन बाद कहने के लिए नेबुलाइज करा रहे। नेबुलाइज के बाद खाने के लिए वो बार बार परेशान रहते थे, नाश्ता नहीं मिलता था बेचारे। उसका कुछ एज में रह करके दूसरों से कहते थे कि भैया आप मेरे लिए बोल दो जा करके। वहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि आपके पिताजी की जान नहीं है, आपके पिताजी की जान इन लोगों ने ली है, इन रेलवे वालों ने ली है। वो बेचारे उस दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे चिल्ला रहे थे डॉक्टर डॉक्टर, 6-7 बजे चिल्ला रहे थे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वो तकलीफ हो रही है। उन लोगों ने डॉक्टर को फोन भी करा बट डॉक्टर का दिल नहीं पसंद है, डॉक्टर एक बार नहीं है। इवन डॉक्टर ये कह रहे हैं, फोन कर रहा हूँ उसके दिन जिस दिन डेथ हुई है पापा की, मैंने उनको फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 200-250 पेशेंट हैं, केवल आपकी ही पेशेंट को तकलीफ हो रही है। ये कौन सी बात हुई भाई? जिसको तकलीफ होगी वही तो बताएगा, कि सब लोग बता देंगे आपको। वहाँ की पेशेंटों ने मुझे बताया, जब हम डेड बॉडी लेने गए पिताजी की अपने अगले दिन, तो उन लोगों ने खिड़की से खड़े होकर बताया कि भैया आपके पापा की जान गई नहीं, आपके पापा की जान इन लोगों ने ली है। तब उन लोगों ने पर्सनली नंबर लेके मेरा मुझको व्हाट्सएप वीडियो भेजे, उन्होंने जो बनाए थे। पिताजी की मेरी डेथ हो चुकी है, उसके बाद 2-2 घंटे वो सारे ऐसे पड़े हुए वहाँ पे, और वो इतने फिट आदमी थे, उनको कुछ नहीं था ऐसा। चलिए विकास जी, आपकी जो बात है उसको मैं समझ सकता हूं, हालांकि कुछ ऑडियो मुझ तक स्पष्ट आपकी नहीं पहुंची शुरुआत में जो बात आपने बताई, लेकिन एक चीज मैं और जरूर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपने हर स्तर पर प्रयास किया, जो बात थी वो आपने रखने की कोशिश की, लेकिन क्या किसी भी तरीके का सहयोग नहीं मिला आपको अस्पताल प्रशासन की तरफ से, और आप ये मानते हैं कि यही लापरवाही के कारण बनी आपके पिताजी की मृत्यु का? है अभी तक जो भी हमारे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, हमारे जनप्रतिनिधि तो उनका सब कुछ नॉर्मल है, और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद 6 बजे 8 बजे 9 बजे आप कहते 9:30 बजे आप कि आपके फादर की डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट से। हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए विकास, मुझे लग रहा है शायद मेरी ऑडियो आप तक पहुंच नहीं रही, कुछ तकनीकी समस्या। मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि आप और बेहतर बता सकते हैं इन सारी चीजों को कि दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन रवि हमारे सहयोगी जो कि लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और वो जो जानकारी है वो वहां से लगातार हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। रवि ये बताइए, क्योंकि विकास जो बात कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, हालांकि कुछ तकनीकी समस्या है, कुछ स्पष्ट जो आवाज है वो उनकी नहीं पहुंच रही, लेकिन आप तो देख रहे हैं बड़े नजदीक से जो बात विकास की तरफ से कही जा रही है। आपने भी वहां पे जाके इन सारी चीजों की तस्दीक की होगी, क्या इसी तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां वहां को आपको नजर आई, और वहां पर वाकई में इस तरीके की अव्यवस्थाएं, या फिर जो बात विकास कह रहे हैं क्या यही सारी स्थितियां आपको वहां पर नजर आई? और इसके अलावा जो अस्पताल प्रशासन है उसका वर्जन क्या है, उसका पक्ष क्या है, थोड़ा इसको भी बताएं रवि। चलिए रवि तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विकास का ही एक बार रुख हम फिर कर लेते हैं। विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, क्योंकि ये बेहद हैरान कर देने वाला पूरा वाकया है, क्योंकि रेलवे का ये अस्पताल है आलमबाग में, जहां पर कोरोना के मरीजों को इलाज ना मिलने और उनके इलाज को सही तरीके से ना करने के आरोप लगे हैं, और इलाज ना मिलने पर एक मरीज की मौत भी हुई है। उनकी बेटी की तरफ से एक बाकायदा वीडियो भी बना करके इस बात को बताया गया कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर जो भारी लापरवाही है, जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल रही है, और मरीजों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, जबकि मुख्यमंत्री के सीधे आदेश हैं और लगातार ये शासन की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं कि इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, और ये जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की भी है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं विकास का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या ये आप मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ आपके पिता के साथ उसके लिए सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है, चाहे वो इलाज की बात हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं की? वो अगर उनको समय पर मिलती तो शायद ये स्थिति ना बनती। क्या आप इसके लिए सीधे तौर पर अस्पताल को ही जिम्मेदार मानते हैं? और अस्पताल को और अस्पताल के स्टाफ को, खास करके डॉक्टर्स को, जिनको मैंने पर्सनली फ़ोन किया है 20-20 बार, वो मुझसे कह रहे हैं कि आपके पिताजी क्या अनोखे हैं, हमारे यहाँ 250 मरीज हैं, स्पेशली आपके पिताजी को तकलीफ हो रही है। जब उनको तकलीफ होगी सर तभी तो हम बताएंगे, तभी तो वो बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो कार्डियक अरेस्ट से खत्म हो गए, आपने डाल रखा है नॉर्मल वार्ड में। कार्डियक अरेस्ट जिससे होता है उसको आप
उसको तरह से इलाज देंगे ना। हम्म। जिससे कार्डियक अरेस्ट आ रहा है आप उसको उसी वार्ड पे रखोगे क्या, जहाँ पे सारे मरीज लेटे हुए हैं? और मरीज आपको 50 बार फोन करके कह रहे हैं कि आप उनको आके देख लीजिए, तो वो कह रहे हैं हमने ठेका ले रखा है क्या? विकास, आप बताएंगे कि आपने किन डॉक्टर को फोन किया था और उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्ड, जिस बात को आप बार बार बता रहे हैं, क्या और कहा गया? और इसके बाद भी क्या आप जब बार बार उनसे ये बात की गुहार लगाते रहे, आप उनसे बार बार बताते रहे अपने पिता की स्थिति को लेकर के, तो क्या उसके बाद भी जहमत नहीं उठाई कि आपके पिता का हालचाल देखें या फिर आकर उनको तत्काल कुछ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए? क्या किसी अस्पताल के कर्मचारी ने आपकी बात को नहीं सुना? और किस डॉक्टर को आपने फोन किया था वो भी बताइए। डॉक्टर थे, सब जूनियर डॉक्टर थे, वो जब भी फोन करो तो वो कहते थे हमारी ड्यूटी अब लगी, हम लोग जूनियर हैं, हम लोग को सीनियर जो इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग वो फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा इंस्ट्रक्शन में क्या दे के जाते हैं? आप उनको बता रहे हो उनको इतनी ज्यादा खांसी आ रही है, उनकी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप उनको कुछ कर नहीं रहे हो, क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिलने हैं? उसके बाद आप बोल देते हो ठीक है मैं देख लेता हूँ, सब नॉर्मल है, आके बता देते हो मुझको, दोबारा मैं फोन करता हूँ तो कहते हो सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है तो कैसे पॉसिबल हो गया कि 2 घंटे बाद आप मुझसे कह रहे हो कि खत्म हो गए कार्डियक अरेस्ट? एकदम फिट गए थे सर, वो एकदम फिट गए थे हमारे घर से, वो बल्कि मना भी कर रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल मत भेजो। हम लोगों ने कहा ठीक है आपकी कंडीशन नहीं ठीक लग रही, आपको खांसी ज्यादा आ रही पापा, तो प्लीज आप हाथ पैर जोड़ रहे हैं आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है चला जाए। तो मुझे क्या पता था क्या हम लोग जिम्मेदार, अब तो हम अपने आप को भी दोषी मान लें कि हमने उन्हें क्यों भेज दिया। विकास, आप ये बताइए कि आपके अपने जो पिताजी हैं उनसे क्या बातचीत आपकी हुई थी? क्योंकि आपने ये बताया कि उनको ज्यादा तकलीफ हो रही थी इसलिए आपने डॉक्टर को फोन किया। एग्जैक्टली क्या आपको याद है कि जो सिचुएशन थी उस वक्त क्या थी जब आप उनको अस्पताल लेकर के पहुंचे और अचानक से ये स्थिति इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ी? थोड़ा सा इस विषय को भी और अच्छे तरीके से बताएं विकास। हमने जब उनको अस्पताल भेजा, अस्पताल में जाके वो शिफ्ट हुए तो 1-2 दिन जैसे उनसे बात ही नहीं रही, तो उनके खांसी तो रुक नहीं रही थी, खांसी उसी तरह आ रही थी। तो मैंने कहा आपको इलाज नहीं मिल रहा? कहने लगे नहीं, मुझे बस सुबह वो एक पुड़िया पकड़ा के चले आते हैं, नाश्ता मिलता नहीं है, दवा कैसे खा ले? नाश्ते के लिए 12-12 बजे 1-1 बजे नाश्ता मिल रहा है, फिर 4-4 बजे खाना मिल रहा है, शुगर पेशेंट। तो मैंने कहा ठीक है आप पापा परेशान ना होइए, मैं आपको लाके, मैं खुद कोविड वार्ड में जा करके मैंने उनको नाश्ता खानी रोज जाके मैं देता था, मैं उनको जाके रोज देता था। और उसके बाद डॉक्टर्स को बोलो तो डॉक्टर्स टाइम पे जा नहीं रहे हैं। वहाँ के मरीजों ने मुझसे बोल दिया कि सर आपके पापा की डेथ ना होती, इन लोगों ने मार दिया उनको। क्या इलाज विकास दिया गया था? क्योंकि आप जब लेकर के गए अस्पताल अपने पिताजी को, तो उस वक्त क्या जो ट्रीटमेंट है वो देना शुरू किया गया था डॉक्टर की तरफ से, अगर आप ये बता पाएं। और दूसरा ये बताएं कि कितने दिन अस्पताल के अंदर आपने अपने पिताजी को रखा और कब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको भी थोड़ा सा और बताएं विकास। इलाज 18 तारीख को ये गए थे और इन्होंने मुझसे पहले बोल दिया था कि जो इनकी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं तो वो इनसे बोल दीजिएगा लेके जाएं। तो मैंने कहा ठीक है शुगर की दवाइयाँ वो लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ गए तो ट्रीटमेंट में इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ पैरासीटामॉल दे रहे थे और सेटोजिन इन्होंने दे दी और विटामिन सी और जिंक सल्फेट, बस ये दवा दे रहे थे वो। एक एंटीबायोटिक में शायद मेरे ख्याल से एजिस्ट्रो दी। अरे आप एजिस्ट्रो दे रहे हो, देख रहे हो, उससे भी साफ नहीं मिल रहा है, निबुलाइज आप कराओ। निबुलाइज के लिए मैंने उनसे बोला तो निबुलाइजर की ना देने की बजाय निबुलाइजर के लिए वो जो दवा आती है बुटीकॉर्ड कौन सी, वो उन्होंने दे दिया। क्या वो पी जाए उसको? आप उसके लिए निबुलाइजर भी तो दो मशीन। अगर उनको नहीं आता है तो कोई एक आदमी आके बता दे आपका स्टाफ का। कोई इलाज नहीं मिला सर, कोई इलाज नहीं मिला उनको। वो बोल रहे थे पहले ठीक, तो उसके बाद जब मुझे जिस दिन डेथ हुई है उनकी, कि एक दिन पहले से उनकी आवाज में चेंजेस आ गए थे, इतनी बुलंद आवाज वाले आदमी, उसके बाद उनकी आवाज इतनी धीमी पड़ गई थी सर, हम लोग परेशान हो रहे थे। हम बार बार डॉक्टर को बोल रहे थे सर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज थोड़ा उनको सीरियस हो जाइए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप मुझे बताइए मैं कहीं और शिफ्ट करा दूं। तो मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। विकास, मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा जो आपका दुख है वो भी दिख रहा है, मुश्किल हो पाता है ऐसे वक्त में सारी चीजों को बता पाना जो गुजर रही है आपके ऊपर। लेकिन एक बात और मुझे बताएं, चूंकि आप तो जाहिर बात है कोविड का अस्पताल था, आपका जो कम्युनिकेशन है वो फोन के माध्यम से हो रहा होगा, लास्ट बात क्या हुई थी, क्या बताया था आपके पिताजी ने? और ये स्थिति क्या जब आप अपने पिताजी से बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त भी आपको लगा कि इतनी गंभीर हो सकती है कि मौत तक ये बात पूरी पहुंच जाएगी? आपसे बात क्या हुई थी, थोड़ा सा इस विषय को और बताएं।
मैं पिताजी से पूछता था तो वो ये बोलते थे कि यहाँ पे व्यवस्था एकदम नहीं ठीक है, गंदगी इतनी कर रखी है, जबकि वो खुद इतने साफ रहने वाले, साफ जगह पे रहने वाले। मैंने एडमिशन से पहले ही वहाँ पे पूछा था कि वहाँ पे साफ सफाई ठीक रहती है, अगर आप लोग बोलो तो वहाँ ना कराएं, हम कहीं और करा दें। तो कहने लगे नहीं नहीं वहाँ सब रहता है। उसके बाद दवाइयाँ उनको मिल नहीं रही टाइम से, खाना उनको मिल नहीं रहा, आवाज़ में चेंजेस उनके आने लगे। तब मैंने पूछा पापा से कि पापा आपको कोई तकलीफ है, कोई बात है तो बताइए। तो कहने लगे बेटा तकलीफ रहती है लेकिन ये लोग सुनते नहीं है, अब बताओ हमें छुट्टी करा दो यहाँ से तुरंत। इनको फोन करा मैंने छुट्टी के लिए डॉक्टर्स को, तो कह रहे नहीं ऐसे नहीं छोड़ते हम लोग, कम से कम 7 दिन एटलीस्ट हमको देखना ही पड़ता है उनको। ना आपने छोड़ा ना दिया, मारना था तो बोल देते आप सीधे। विकास, अस्पताल में जब डॉक्टर से आपने बातचीत की तो डॉक्टर की तरफ से क्या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया गया, क्योंकि आप बार बार इस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ 250 से ज्यादा पेशेंट हैं, आपके पिताजी कोई अनोखे नहीं हैं, क्या आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना गया, या उसके बाद आपका कोई कम्युनिकेशन आपके पिता के साथ हुआ हो, अगर वो आप बता सकें, या उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बात नहीं सर, शाम को 5:30-6 बजे पिताजी से बात हुई मेरी, उसके बाद कोई बात नहीं है। उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को फोन किया, जो डॉक्टर फोन उठाते हैं वो तो शायद शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो फोन चेंज वही फोन पकड़ा जाते होंगे दूसरे को, मेरे ख्याल आई थिंक। तो मैंने उनसे बात करी तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो नॉर्मल है, यहाँ 250 पेशेंट से सिर्फ आपके पेशेंट को तकलीफ हो रही है। मतलब विकास, ऐसे आपकी बोला। जब बात हुई तकलीफ डॉक्टर विकास से, के बाद- आपको ये कहने के बाद क्या डॉक्टर गए थे वहां पर आपके पिता को देखने के लिए? किस आधार पर उन्होंने कहा कि आपके पिता नॉर्मल हैं? क्या इस बात को आप और थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे विकास? नहीं, उन्होंने मुझसे बोला कि आपके पेशेंट, आपको फोन ज्यादा आता है तो मैं बार बार जाता हूँ उनको देखने, और मैं देख के आया हूँ। मैं आज ऐसे बोले कि आज मैंने देखा है तो उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है। तो आपको दिक्कत कुछ ज्यादा ही है तब भी आपके पेशेंट को। तो उन्होंने दिक्कत दूर कर दी 2 घंटे बाद। विकास, अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए आपकी तरफ से जो अस्पताल की जो सर, स्थितियां उसको लेकर के तो आपने एक वीडियो भी बनाया, आज आप हमारे साथ बैठे भी हैं यहाँ पर, आप क्या चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? सर मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जो मेरे पिताजी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो बस, क्योंकि हमने अपने घर पे अपना साया, पिताजी का साया खो दिया, माता जी पहले ही खो चुके थे, किसी और के साथ ऐसा ना हो बस। चलिए विकास जी, हम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम समझ सकते हैं जो आप पर बीत रही है, और हालांकि हम लोग लगातार, और इंडिया न्यूज़ लगातार लगा हुआ है कि ये जो पूरी स्थिति जो आपने रखी है, ये स्थितियों को सही किया जाए ताकि किसी और के साथ ये पुनरावृत्ति ना हो। तो विकास जो कि मृतक के बेटे थे हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से भी देखिए जो बातें हैं वो बताई गई। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि किस तरीके से ये जो अस्पताल का जो हाल है, और जिस तरीके से रेलवे मंत्री को देखना चाहिए कि क्योंकि रेलवे का अस्पताल है और इसमें जो तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं उसकी बात सामने आ रही है, और अब देखना यह है कि ये अव्यवस्थाएं कब तक सही होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ प्रशासन में तब हड़कंप मचा जब डीएम चंद्रभूषण सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल हो गया। इसमें वो तत्कालीन सीएमएस वीके गुप्ता से गाली गलौज करते हुए नजर आए। इंडिया न्यूज ने इस ऑडियो की हालांकि पुष्टि नहीं की है, ना हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन इसमें बताया यह जा रहा है कि डीएम चंद्रभूषण सिंह ने सीएमएस वीके गुप्ता के साथ अभद्रता की है। दरअसल दीनदयाल अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के सीएम के यहां से जांच आई, और उसी को लेकर के ये पूरी बातचीत हुई है। एक बार फिर से हम आपको ये बता दें कि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी देने के लिए अलीगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश के साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अब ये जो ऑडियो कथित तौर पर सामने आया है, जिसकी पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इस ऑडियो के अंदर ये जो बातचीत है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ जो बदजुबानी है वो देखने को मिली है, और सीएमएस को धमकाया गया है इस ऑडियो के अंदर, जो फौरी तौर पर जो बात निकल करके सामने आई है। हालांकि अब ये जो पूरा मामला है इसकी जांच पड़ताल भी हो रही है, और देखना यह है कि अगर इस तरीके की स्थितियां आए तो उसमें आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कथित ऑडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से जो बातचीत है, जो धमकी है वो दी जा रही है, तो फिर अब इसके आगे मायने क्या समझे जाएं, क्योंकि डीएम का ये ऑडियो बताया जा रहा है, और डीएम सीएमएस के साथ जो बातचीत कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बातचीत में धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मामला क्योंकि जांच का था, और जांच को लेकर के भी जो सख्त थे तेवर वो डीएम के साफ तौर पर नजर आ रहे थे, और अब डीएम के इस ऑडियो वायरल होने के बाद भी जो हड़कंप है वो मचा हुआ है। हालांकि ये ऑडियो और इसमें जो डीएम और सीएमएस के बीच की बातचीत है, इस ऑडियो की हम लोग पुष्टि अभी भी हम आपको कह दें कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ये मामला सामने आया हुआ है तो जाहिर बात है कि ये बेहद गंभीर भी है कि इस तरीके का जो ऑडियो है वह वायरल हो रहा है, और इसमें जो तमाम बातें कही गई हैं ये भी अपने आप में जो बातें हैं जिस तरीके से सामने आई हैं ये बेहद हैरान करने वाली भी हैं कि किस तरीके से एक डीएम इस तरीके की बात सीएमएस के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, और
अब इसमें जो लापरवाही हुई है उस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच होती है, यह भी अपने आप में देखना यह है, क्योंकि डीएम चंद्रभूषण सिंह जिनका कथित ऑडियो वायरल है और इसमें सीएमएस बीके गुप्ता के साथ वो गाली गलौज कर रहे हैं। अब एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके की बातों को आखिर क्यों कर रहा है, सवाल ये भी है। और इसमें डीएम चंद्रभूषण सिंह सीएमएस के साथ आखिर क्यों इस तरीके की अभद्रता करते हुए नजर आए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आइए अब आपको ये ऑडियो भी सुनवाते हैं कि इस ऑडियो के अंदर क्या कुछ कहा गया डीएम की तरफ से सीएमएस के साथ बातचीत के बीच में, आप भी सुनिए। सीएमएस साहब बोल रहे हैं दीनदयाल से? जी जी बताइए दुष्यंत जी। हाँ हाँ नमस्ते, डीएम साहब के यहाँ से स्टेनो दुष्यंत बोल रहा हूँ। डीएम साहब बात करेंगे, दे रहा हूँ। जी जी बताइए। हेलो। हेलो सर नमस्ते। ये जो उस दिन आपके अस्पताल का आया था, जो वहाँ से शासन से टीम फोन करके पूछते रहते हैं, जी में आया था कि डॉक्टर प्रतिदिन राउंड पर अनिल कुमार ने बताया कि आईसीयू में है, वहाँ का स्टाफ मरीजों की सुनता नहीं है। जी तो क्या कार्रवाई की आपने? जी सबको लिख करके दे दिया है और मैंने खुद जाकर ये बात करी है। सबसे मैंने बात करी, जो दीनदयाल की कंप्लेन थी, दीनदयाल की। हाँ दीनदयाल से बात करी, बोले हमें शिकायत कोई नहीं है, उसका वीडियो बनाया। अनिल कुमार की शिकायत थी। हाँ तो उससे जो भी वहाँ पे थे, मैं खुद गया वहाँ पे, तो और सारे लोगों को टाइट कर दिया गया। नहीं होता है ये तो, अब चूंकि शासन से लिख के आया है तो इसमें कार्रवाई तो होनी है। जी जी। अब आपको या तो ये आप इसका जवाब हमें अभी तुरंत भेजिए। आपके पास है चिट्ठी हो पुरानी? सर देखो आप दिखवा लेता हूँ। नहीं दिखवा के लेते, जो आपके पास भेजा था मैंने रिपोर्ट के लिए, जी उसमें आया था कि अनिल कुमार ने बताया कि आईसीयू में है, वहाँ का स्टाफ मरीजों की नहीं सुनता है। जी जी। कल 3 घंटे वो सर वो तो रिकॉर्ड में मैंने सारी जो फाइलें हैं, मैं रोज अभी बैठ के रिव्यू ही कर रहा हूँ। फाइलें जो है मैंने 6 सैंपल मंगा लिए हैं। हेलो, और वो फाइलों को रिव्यू कर रहा हूँ मैं अभी बैठ करके। सुन लो यार तेरी बात को, जिसमें मुझे चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना है, तुम बकवास कर रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बता कुछ रहे हो? जी जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो दीनदयाल में उस दिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फीडबैक लिया गया था, जिसमें तुमने आख्या भेजी थी, उसमें जो जवाब जो उसने शिकायतें की है उनका निस्तारण पे पूछ रहा हूँ मैं। जी अभी तो ना बता के फालतू वाली बातें बता रहे हो। अभी निकलवा के देखता हूँ मैं। क्या नहीं, पहले सुन लो यार। जी जी बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले सुनो। जी जी बताइए। अनिल कुमार ने ये कहा कि वहाँ स्टाफ मरीजों की सुनता नहीं है। जी। 2 घंटे तक पानी मांगता रहा, तो क्या अब इसमें लिखा पहले का स्टाफ अच्छा था क्या? अब इसमें क्या है, पहले कौन स्टाफ था जो अनिल कुमार से पूछा आपने? अनिल कुमार है अभी आईसीयू में? अभी होंगे सर। हाँ होंगे सर, होंगे यार। क्या चीज होना चाहिए? होना चाहिए तो उससे पूछो कि कौन स्टाफ था, उसको नहीं सुना, उसको आपने हटा दिया। स्पेसिफिक आख्या चाहिए मुझे अभी। जी वैसे तो सर मैंने उसमें हर एक वार्ड में। तुम तो यार बात तो सुनोगे नहीं। जवाब तो थोड़े देना पड़ता है यार, जवाब तो मुझे देना पड़ रहा है वहाँ पे। जी बताइए। उठा के आऊंगा, बस 50 जूता मार के बस तुम्हें भगा दूंगा। अभी दिमाग खराब कर रहे हो मेरा तुम। बताइए। स्पेसिफिक बात कर रहा हो तो स्पेसिफिक बात जवाब दो ना। हाँ बताइए। जब लिखित परत में गया है, आपके पास गया है कि नहीं गया प्रिंट? जी जी। तुमको किसने बना दिया प्रभारी सीएमएस? कोई और दूसरा आदमी नहीं है जो बंद करके देख ले काम? बेवकूफ आदमी। सवाल मैं क्या कर रहा हूँ? बकवास। जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ से शिकायत आई है, उस शिकायत का स्पेसिफिक निस्तारण होना है ना। जी। कौन स्टाफ था? अनिल कुमार से तुमने बात किया? जी करिए। क्या बात किया? कौन स्टाफ ने उसकी नहीं सुना? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया तुमने? सर कुछ कोई एक मिनट हमें देंगे सर? 1 मिनट देंगे या टाइम? 1 मिनट हमारी सुनेंगे क्या? 1 मिनट सुन लेंगे? क्या सुनेंगे? सर आरओ लगाए हुए, अंदर वार्ड में आरओ लगा हुआ है और ठंडा पानी भी मौजूद है, कूलर भी लगा हुआ है वहाँ पे। कह रहे हो ना, जब वहाँ से फोन किया जा रहा है तो मरीज तो शिकायत कर रहे हैं। सर फोटो डाल करके मैं दिखा दूं। आरओ कैंट का आरओ इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, कैंट का आरओ इंस्टॉल्ड है और कोल्ड वाटर भी इंस्टॉल्ड है। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास वो जो शिकायत जो मरीजों ने बोला है उसका है तुम्हारे पास कि नहीं चिट्ठी?
हाँ, उसका जवाब मैंने भिजवाया, जरूर भिजवाया मैंने। जवाब भिजवाया, जवाब वो संतोषजनक जवाब थोड़े है वो। तो सर कोल्ड वाटर लगा हुआ है और मरीज जो चलता फिरता है तो फिर क्या कर सकते हैं? पानी की व्यवस्था है वहाँ पे। जब शिकायत शासन से आ रही है कि ये आदमी शिकायत वहाँ से तो पूछा जा रहा है। तो सर इसका जवाब ये है कि हमने कोल्ड वाटर का इंतजाम कर रखा है, ठंडे वाटर का इंतजाम कर रखा है, आईसीयू में एसी लगे हुए हैं, सारे पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं। शिकायत क्यों कर रहे हैं मरीज तुम्हारे? अब शिकायत तो सर ये इतने बड़ी पब्लिक डीलिंग में कोई कर सकता है। एक दिन शिकायत करी किसी ने कि यहाँ पे अंधेरा हो जाला, समझ में नहीं आता है आईसीयू में। तो आईसीयू में अंधेरा हो जाला, समझ में नहीं आता, तो हम लोग आर्टिफिशियल लाइट है, सनलाइट तो उसमें आएगी नहीं। अब शिकायत के लिए क्या, अगर शिकायत के लिए हमारे स्तर पे अगर ठीक व्यवस्था कर दी गई है और फिर भी कोई व्यवस्था करी गई है, बता दो मैं आपको, कूलर भी है उसमें, हर वार्ड में कूलर लगवा दिए गए हैं, जिसको चलाना हो चलाए, न चलाना न चलाए, जो कहता है। और पूरे पंखे इकट्ठे सारे हैं, रिकॉर्ड से पता लग जाएंगे। पानी है और ठंडा पानी भी है और आपका आरओ का वाटर भी है। चाहे तो ठंडा पिए, ना चाहे तो ना ठंडा ना पिए। करना बंद करो, तुम अपनी फाइल लेकर के अब सीएमओ के साथ आओ जल्दी। कौन सी फाइल सर लेकर गए? यही जो जवाब तुमने भेजा है, जो तुम्हारे पास चिट्ठी गई है यहाँ से। ठीक है। और बातचीत करते हैं महेश, हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक बार जरा बताएं कि इस पूरे मामले पर अब आगे क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है और क्या अपडेट है इस पूरे प्रकरण में आपके पास? जी देखिए आयुष, ये मामला लगभग जो वीडियो वायरल हो रहा है ये लगभग 1 महीने पहले का है, जिसमें जो वीके गुप्ता जो है सीएमएस दीनदयाल हॉस्पिटल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई, जिसमें उनका स्थानांतरण भी कर दिया गया है। लेकिन इस मामले का जो वीडियो वायरल किया गया है, उस वीडियो वायरल होने के पीछे जो बताई जा रही है वजह, उसमें ये है कि इनके स्थानांतरण होने के बाद इन्होंने वीडियो को वायरल किया और इसको लेकर के फिलहाल कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि जिस तरह की ये कार्रवाई हुई थी, कोविड-19 के जो प्रभारी थे उसके दौरान इनके द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से मैं इस मामले में जानकारी ली गई थी और उस पर जब इन्होंने सही जानकारी डीएम को नहीं दी पाई तो डीएम ने इस तरह का उनको जवाब दिया था, उनसे पूरी जानकारी मांगी गई थी। आयुष। महेश, लेकिन ये बताएं, क्योंकि ये ऑडियो आप बता रहे हैं कि 1 महीने पुराना है और अब ये ऑडियो वायरल हो रहा है जो कि अब सामने आया, जिसको हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया। हालांकि इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जिस तरीके की बातचीत इसमें सुनने को मिली है, इसमें 2 चीज़ें। पहला तो ये है कि डीएम ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, आखिर इसकी क्या वजह रही? क्या इसको लेकर के कोई अधिकारी या डीएम की तरफ से कुछ कहा गया, उनका कोई स्पष्टीकरण या कोई पक्ष? दूसरा ये बताएं कि जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है, जिस अव्यवस्था का जिक्र हो रहा था, क्या वो व्यवस्थाएं वहाँ पर सुनिश्चित हुई? जी बिल्कुल, देखिए आयुष, जिस तरह जो कोविड-19 के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के जिलाधिकारी स्तर के जो अधिकारी होते हैं और जो इसको मॉनिटरिंग करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको लेकर के रोकने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से रोजाना समीक्षा बैठक की जा रही है। उसको लेकर के इस तरह के मामले जब आए, जब इसमें एक पेशेंट के द्वारा शिकायत की गई मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए जानकारी ली कि आखिर आपके पास क्या जानकारी है, आप इस तरह क्यों प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास जब जानकारी प्रॉपर्ली नहीं है तो आप पेशेंट ने क्यों शिकायत की, इस बात को लेकर के उनको गुस्सा आया था। तो महेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो कि आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे। इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना है।